गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छा होगा और अपने पेशेंस को बनाए रखें। ये घबराना नहीं है। जो कब खुलेगी इंस्टीट्यूट, कब हम लोग ऑफलाइन बात करेंगे, फेस टू फेस बात करेंगे। हम जानते हैं जो इस यूट्यूब के माध्यम से 100% स्टडी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी स्टडी कर रहा है तो सिर्फ एक यूँ कहिए मजबूरीवश, लेकिन अभी तत्काल इसी में आपको मन लगाना है, क्योंकि इसके सिवा हम लोगों का कोई विकल्प नहीं है। तो आज हम अगेन बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का। एक टॉपिक है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। क्या पढ़ेंगे? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। आप यूं समझें, एक वैसा प्रिंसिपल जो इक्विलिब्रियम में मेन रोल प्ले कर रहा हो। हम लोग इक्विलिब्रियम में ये देख चुके हैं, जो इस तरह का सिस्टम होता है, PCl5 ये टूटेगा तो बनेगा PCl3 और Cl2। इस तरह से जो आप देख रहे हैं वे क्या है? इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम के बारे में ये कहा गया, क्या ये इस पर यदि हम एक्सटर्नल स्ट्रेस मतलब तनाव क्रिएट करें तो तनाव से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? सपोज कीजिए आप यदि क्लास में रहते हैं और जैसे ही हम कुछ सवाल पूछते हैं आपसे, क्या पूछ दे? सिंपल सी बात पूछ देते हैं, जो बताइए केपी और केसी के बीच रिलेशन क्या होगा, मतलब केपी और केसी के बीच फार्मूला क्या होगा। तो जो बच्चा केपी केसी के रिलेशन के बारे में नहीं जानता है, वे क्या काम करता है? थोड़ा सा अपना सर झुका लेता है, जो कहीं सर का नजर मेरे ऊपर न पड़ जाए, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रेशर आ गया है। और उस प्रेशर को कम करने के लिए वे क्या काम करता है? अपना सर थोड़ा सा झुका लेता है, ताकि आई कांटेक्ट न बन सके। इसी तरह से यदि हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम सेटअप में है, उस सेटअप में हम क्या करें? थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ा दें या घटा दें, वॉल्यूम को बढ़ा दें या घटा दें, कंसंट्रेशन को घटा दें या बढ़ा दें, मतलब बाहरी कुछ चेंजिंग हो। ऑलरेडी जो रिएक्शन सेटअप है ये टूटने का, उसमें हम बाहर से कुछ प्रभाव डालें। और प्रभाव क्या डाल सकते हैं? तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ये सब एक्सटर्नल स्ट्रेस है। तो जैसे ही किसी के ऊपर आप डेली लाइफ में भी सोचें, जो जैसे ही हम स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर तनाव क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर दबाव डालते हैं, तो वे उधर की तरफ भागना चाहता है जिधर जाने से उसके ऊपर दबाव कम हो। सपोज कीजिए किसी बिल्ली को आप देखें और बिल्ली की तरफ दौड़े आप उसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए। जैसे ही आप दौड़ेंगे तो क्या वो बिल्ली आपकी तरफ आएगी? नहीं, कदापि नहीं। वे बिल्ली उस डायरेक्शन में भागेगी जिधर जाने से उसके ऊपर प्रेशर कम हो। वैसा ही आप ये समझें, इफ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, ये एक इक्विलिब्रियम में है और इसके ऊपर हम क्या डाल रहे हैं? स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब तनाव, स्ट्रेस का मतलब बाहरी चेंज करना, चेंज का मतलब या तो कुछ जोड़ देना या नहीं तो कुछ घटा देना। इफ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम कंडीशन इज ऑपोजिट। जैसे आपको हम कह देते हैं, कुछ पूछ दिए,
अभी जिस सबको नहीं याद होगा वो थोड़ा अपसेट हो गए होंगे। उसी तरह से क्या कहा जा रहा है, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाता है, अपसेट। ए नेट रिएक्शन अकर इन द डायरेक्शन दैट मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रेस, यानी रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा जिधर जाने से वे इफेक्ट मिनिमाइज हो। मिनिमाइज का मतलब होता है यदि हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं तो वे घटाना चाहेगा, और यदि घटा रहे हैं तो बढ़ाना चाहेगा। उसी का नाम रखा गया है मिनिमाइज। मतलब जैसा सिचुएशन हो उस तरह से आप बात कर ले तो उसी को नाम रखा गया है मिनिमाइज। मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रेस एंड फाइनली ए न्यू इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन। और फाइनली क्या हो जाता है, न्यू इक्विलिब्रियम में चला जाता है। द न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट हैज न्यू वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यदि हम एक केमिकल इक्विलिब्रियम में बात करेंगे तो जैसे ही एक न्यू सेटअप होगा, न्यू सेटअप का मतलब हुआ या तो फॉरवर्ड की तरफ बढ़ने लगेगा या नहीं तो बैकवर्ड की तरफ बढ़ने लगेगा। सपोज कीजिए कोई एक्सटर्नल स्ट्रेस डालने से ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, तो ये जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वे पहले से चेंज कर जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा। और यदि बैकवर्ड की तरफ हो तो रिएक्टेंट का अमाउंट चेंज कर जाएगा, यानी पहले से ज्यादा हो जाएगा। तो ये कम तो ये ज्यादा, मतलब जैसे ही हम स्ट्रेस एक रिवर्सेबल रिएक्शन पे स्ट्रेस डालें तो वे एक न्यू इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा, और न्यू इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट भी क्या होगा, न्यू होगा। जैसे ही कोई कहे जो ली चैटेरियल प्रिंसिपल क्या है, तो आप यूं समझें एक जिद्दी चाइल्ड, हट्ठी बच्चा। जिद्दी बच्चा का क्या है, यदि आप उस खिलौना को ले लेंगे तो रोएगा नहीं मुझे यही खिलौना चाहिए, यदि आप देंगे तो फेंक देगा, यदि आप देते हैं तो फेंक देगा, और यदि उससे लेते हैं तो वे छीनना चाहेगा। वैसा ही है, मतलब सिंपली आप यही समझें, एक वर्ड में याद रखें, जो ली चैटेरियल प्रिंसिपल में हम इतना ही बात समझेंगे, यदि हम कुछ बढ़ाना चाह रहे हैं तो इक्विलिब्रियम घटाना चाहेगा, और यदि हम घटाना चाह रहे हैं तो इक्विलिब्रियम बढ़ाना चाहेगा। और ये सब इसलिए करता है ताकि इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई चेंजिंग ना हो, क्योंकि आपको समझा चुके हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू केवल टेम्परेचर के चेंज करने से ही चेंज होता है और कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यदि हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो एक रिएक्शन उधर की तरफ जाएगा जिधर जाने से प्रेशर घटे। अच्छा, एक बात याद आ गया, तो अब आप लोगों से पूछ लेते हैं, जरा मन में सोचिए क्वेश्चन, यदि हम प्रेशर इंक्रीज करें, यदि प्रेशर इंक्रीज करें तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा या नो शिफ्टिंग? सोच लिए तो क्या होगा आंसर, बताए थे आपको। जो मन ही मन क्या सोच लीजिए, IPL। क्या सोचेंगे, IPL। तो हम आपसे पूछ दिए जो प्रेशर बढ़ाएंगे तो यदि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन लिस्ट नंबर ऑफ मोल की तरफ जाएगा, यानी इस केस में रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा। तो ये पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग वीडियो लेक्चर कितना 8 में देख चुके हैं। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो फर्स्ट बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम इज डिफरेंट। जितना भी हम लोग फैक्टर जानते हैं उसमें टेम्परेचर के कारण जो इफेक्ट है वे क्या होता है, डिफरेंट होता है। और इसका कारण क्या है, तो टेम्परेचर के कारण इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू Kp, Kc, Kx और भी हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में बात करेंगे,
वे सब का सब चेंज होता है टेम्परेचर के चेंज करने से। तो सिंपली समझें पहले जो टेम्परेचर से इक्विलिब्रियम पे क्या प्रभाव पड़ता है। इस बात को समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक। ये एक रिएक्शन है, G4 गैस फेज। यदि यहां पे प्लस हीट दे दिया जाए इक्वेशन में, तो हम क्या समझ लेंगे, जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। या हीट न लिख करके ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हीट न प्लस में दे करके यहां पे डेल एच का कुछ वैल्यू हो और ये वैल्यू दे दिया जाए निगेटिव, यानी x किलो जूल कुछ भी हो, मतलब मेन निगेटिव। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या समझें, जो रिएक्शन क्या है, तो एक्सोथर्मिक है। क्या है? एक्सोथर्मिक है। तो ये रिएक्शन इधर से इधर यानी फॉरवर्ड हो गया एक्सोथर्मिक। फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये एक रिएक्शन यदि फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है तो सेम वही रिएक्शन उसी सिचुएशन में ये बैकवर्ड जो होगा, बैकवर्ड रिएक्शन इज इंडोथर्मिक। क्या बात समझे? एक रिएक्शन यदि फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है तो वही रिएक्शन बैकवर्ड क्या होगा? इंडोथर्मिक होगा। टेम्परेचर का इफेक्ट जानने से पहले इस बात को आप सुनिश्चित कर लें, जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक। ऐसा यदि हो A प्लस बी यहां पे निगेटिव हीट या नहीं तो निगेटिव हीट या नहीं तो क्या लिख दिया जाए, डेल एच इक्वल टू प्लस एक्स किलो जूल। तो हम क्या समझेंगे, जो ये रिएक्शन क्या है, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो एक वैसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो, एक्सोथर्मिक कहते हैं, यानी हीट इवॉल्व। और इंडोथर्मिक का मतलब क्या समझते हैं, हीट एब्जॉर्ब। तो इस तरह से अब इस केस में हम बात करेंगे, यानी ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन इज इंडोथर्मिक। तो सेम रिएक्शन क्या कह देंगे, बैकवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। क्लियर हो गया बात? यानी चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी ली चैटेरियल प्रिंसिपल में, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम में एक टेम्परेचर के चेंज करने से क्या प्रभाव पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे, किधर की तरफ शिफ्टिंग होगा, इस बात को डिटेक्ट करने से पहले सावधानी से हम ये देखेंगे जो रिएक्शन मेरा एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक।
और इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट दिए, जो इस तरह से रिएक्शन हो यहाँ प्लस हीट कर दिया जाए या डेल एच का नाम है चेंज इन इंथैल्पी। हम आगे लिख देंगे जो डेल एच क्या है, लिख देते हैं यहीं पे चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जो चेंज इन इंथैल्पी क्या है, तो एक रिएक्शन के समय जितना हीट या तो इवॉल्व हो या एब्जॉर्ब हो उसको ही नाम रखा गया है इंथैल्पी। तो यदि चेंज इन इंथैल्पी निगेटिव हो, निगेटिव का मतलब लेस देन 0, तो कह देंगे जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और वही रिएक्शन अपोजिट में यदि देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इसी तरह से यदि यहाँ माइनस हीट हो, मतलब हीट निकल रहा है, माइनस हीट हो या डेल एच क्या हो, पॉजिटिव हो, माइनस लगा हुआ हो या डेल एच पॉजिटिव हो, तो समझेंगे जो रिएक्शन फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड में क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। अब मेन बात समझें, जो मेन क्या है, हम बात कर रहे हैं ली चैटरियल्स प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल में आपको एक ही पॉइंट समझाए जो आप काम करेंगे रिएक्शन जस्ट अपोजिट करेगा। इसीलिए ध्यान से सुने, यदि इस रिएक्शन में हीट ऐड करेंगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीट ऐड करेंगे तो हम ऐड कर रहे हैं तो वे घटाना चाहेगा, वे क्या करना चाहेगा, घटाना चाहेगा। तो घटाने का रास्ता क्या है, इंडोथर्मिक की तरफ जाना। इंडोथर्मिक, यदि हम हीट ऐड करेंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, इंडोथर्मिक। तो इस केस में यदि हीट को ऐड करें तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। बैकवर्ड हो जाएगा मतलब बी और ए और बी का कंसंट्रेशन चेंज कर जाएगा, मतलब ए और बी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सी और डी का प्रोडक्शन घट जाएगा। अगेन यदि हम टेम्परेचर को क्या करें, घटा रहे हैं, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, मतलब हीट को रिमूव कर रहे हैं सिस्टम से। तो जैसे ही हम घटाएंगे तो ये क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा, और बढ़ाना मतलब किधर की तरफ जाना, एक्सोथर्मिक की तरफ जाना। फिर से एक बार, यदि हम हीट को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या करना चाहेगा, घटाना चाहेगा, और घटाना मतलब इंडोथर्मिक की तरफ जाना। अब चाहे वो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड, ये हम नहीं कर रहे हैं, जो हीट को ऐड करेंगे तो फॉरवर्ड ही जाएगा या बैकवर्ड। ध्यान दे, आगे हम लिख देंगे, यदि हम हीट ऐड कर रहे हैं तो इंडोथर्मिक की तरफ, और यदि रिमूव कर रहे हैं तो एक्सोथर्मिक की तरफ। अब आपका रिएक्शन कैसा है उसके अनुसार निर्णय लेना है। तो पहले इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो दो रूल दिए हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज ये एक साथ है, इंक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर इन इंडोथर्मिक डायरेक्शन। यदि टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन इंडोथर्मिक, क्यों, क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सिस्टम क्या चाहेगा, टेम्परेचर को घटाना, और घटाना मतलब हीट को एब्जॉर्ब करना, जिसको इंडोथर्मिक कहा गया है। डिक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर एक्सोथर्मिक डायरेक्शन, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। तो क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को घटा रहे हैं, सिस्टम क्या चाहेगा, बढ़ाना, और बढ़ाना मतलब एक्सोथर्मिक डायरेक्शन की तरफ जाना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले सोचते हैं। ये रिएक्शन ऐसा दिया हुआ रहेगा, लेकिन जब भी गैसियस रिएक्शन हो तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे बात करना होगा, नहीं तो प्रेशर यदि हम छोड़ दें, वॉल्यूम छोड़ दें तो उसमें और इफेक्ट पड़ेगा। तो कांस्टेंट प्रेशर, और जैसे ही कांस्टेंट प्रेशर तो कांस्टेंट वॉल्यूम भी हो गया। तो कांस्टेंट प्रेशर पे बात करें, सबसे पहले आपको क्या समझाए, जो रिएक्शन को आप पहचान लें, एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक। तो डेल एच क्या है, निगेटिव, ये वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं है, वैसे ये आपको फैक्ट वैल्यू दिए हैं। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है,
अब हम बोलते हैं जो इस तरह के केस में एट कांस्टेंट प्रेशर पे यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं, टेम्परेचर को क्या करा रहे हैं, इंक्रीज करा रहे हैं, तो सोचिए जो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा, सोच लिए। तो अब देखिए यदि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है फॉरवर्ड की तरफ, तो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सिस्टम चाहेगा घटाना, मतलब इंडोथर्मिक की तरफ जाना। तो ये रिएक्शन जब फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड क्या होगा, इंडोथर्मिक। तो इसलिए कहेंगे इस केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ जाएगा, मतलब अमोनिया का जो फॉर्मेशन है जिसको यील्ड प्रोडक्ट कहते हैं वे घटेगा, यानी अमोनिया में डिसोसिएशन बढ़ेगा। यानी बहुत सारा बात हम सोच सकते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ेगा। अगेन यदि हम टेम्परेचर को घटा रहे हैं, सिस्टम क्या चाहेगा, बढ़ाना मतलब एक्सोथर्मिक की तरफ जाना। तो यदि टेम्परेचर हम घटावें तो इस तरह के केस में रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड। और जो लोग टारगेट का बच्चा ये देख रहे होंगे तो याद है ये हेबर्स प्रोसेस है, और हेबर्स प्रोसेस में टेम्परेचर यदि लो हो तो फेवरेबल होता है। क्यों, यही कारण है, जो टेम्परेचर घटाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, मतलब अमोनिया का प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब नाइट्रोजन का डिसोसिएशन, हाइड्रोजन का डिसोसिएशन बढ़ेगा। तो इस बात को हम अब क्या करते हैं, पहले आपको लैंग्वेज में दे देते हैं जितना बात आपको समझा है। तो इस बात को मेंशन कर दिए, इन दिस केस इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन रिएक्शन फेवर राइट, ये राइट है, राइट टू लेफ्ट, दैट इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इधर की तरफ हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज इन बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन इज इंडोथर्मिक, whereas if temperature decreases then reaction in forward direction। और ये सब घटना कब होगा, at constant pressure। तो क्लियर हो गया बात। फिर से एक बार, यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन की तरफ जाएगा जिधर कंज्यूम होगा, मतलब इंडोथर्मिक की तरफ, और यदि हम टेम्परेचर घटाएंगे तो किधर की तरफ, एक्सोथर्मिक की तरफ। बस इतना ही याद रखें, ये कभी भी मत याद रखें फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये तो रिएक्शन के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। वॉन हॉफ इक्वेशन, एक साइंटिस्ट का नाम है और उसी पे इक्वेशन बेस्ड है। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है, क्योंकि हम जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये फार्मूला रट जाना होगा, जो ये वॉन हॉफ इक्वेशन होता है, log K2/K1 del H नॉट 2.303 R 1/T1 - 1/T2। ये याद रखें, जो हमेशा T2 जो होगा वे ज्यादा होगा T1 से। K1 क्या है, K1 इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 केल्विन। ये क्या है, T1 केल्विन, केल्विन टेम्परेचर का यूनिट है। K2 इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2 केल्विन। R गैस कांस्टेंट है, और डेल एच नॉट, क्या पढ़ेंगे इसको, डेल एच नॉट, इसको कहा गया है स्टैंडर्ड इंथैल्पी या हीट ऑफ रिएक्शन। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी और हीट ऑफ रिएक्शन, इसको हम लोग समझ लें। किसी भी प्रोसेस के दौरान जितना हीट चेंज हो, चेंज का मतलब या तो इवॉल्व हो यानी एब्जॉर्ब हो या इमिट हो, एब्जॉर्ब हो या इवॉल्व हो, तो उसका ही नाम रखा गया इंथैल्पी। अब सवाल है स्टैंडर्ड, तो यदि स्टैंडर्ड का बात हो
तो टेम्परेचर 25 डिग्री सी, प्रेशर 1 atm पे यदि कैलकुलेशन करते हैं तो उसको नाम रख दिया गया स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझें, जो इंथैल्पी होता है क्या, डायरेक्ट स्टैंडर्ड के साथ कहते हैं। इफ हीट चेंज इन ए प्रोसेस, चाहे प्रोसेस फिजिकल हो या केमिकल, हीट चेंज इन ए प्रोसेस एट टेम्परेचर 25 डिग्री सी एंड pressure 1 atm is called standard enthalpy, standard enthalpy of reaction। समझिए बात को, किसी भी प्रोसेस के दौरान, जैसे हम यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले और क्लास स्टार्ट करने के बाद या तो एनर्जी हम में इंक्रीज कर जाएगा या नहीं तो डिक्रीज कर जाएगा। तो हम कह देंगे जितना इंक्रीज किया या डिक्रीज किया तो ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए और आगे बात करते हैं। तो देखें इस कॉन्सेप्ट को, फॉर इंडोथर्मिक रिएक्शन, और इंडोथर्मिक रिएक्शन दैट इज क्या कहेंगे, डेल एच ग्रेटर देन 0, और डेल एच ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो log K2/K1 या इस तरह से हम लिख दें log K2/K1 ग्रेटर देन 0। जैसे ही यहाँ आप log हटाएंगे तो ये 1, अब 1 तो K2 ग्रेटर देन, यानी इस तरह से मैथमेटिकली लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम इससे पहले K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लिए जब टेम्परेचर T2 था, और K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लिए जब टेम्परेचर T1 था, और वहां पे ब्रैकेट में हम लिख दिए हैं जो T2 ग्रेटर देन T1। तो इसका ये मतलब हुआ जो एक रिएक्शन यदि इंडोथर्मिक हो उस सिचुएशन में यदि टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, क्योंकि रिएक्शन क्या है, कौन सा रिएक्शन है, तो इंडोथर्मिक। तो उस सिचुएशन में क्या बताया, जो यदि टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यदि रिएक्शन इंडोथर्मिक हो तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीजेज देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज आल्सो इंक्रीजेज। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हम क्या कह सकते हैं, दैट इज डेल एच जो होगा लेस देन 0। तो इसी तरह से इसमें भी आप लिख सकते हैं जो log K2/K1 लेस देन 0। जैसे ही log हटाएंगे तो ये आ जाएगा। अब जो लोग मैथ के हैं बहुत अच्छा से जानते हैं, लेकिन जो बायो के हैं उसको रखना पड़ेगा। तो अब इस सिचुएशन में देखिए इसमें क्या हुआ, तो यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी K2 तो घट गया, तो इट इंडिकेट दैट इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं एक टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा या बढ़ेगा। तो ये डिपेंड करता है जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो क्वेश्चन ले लेते हैं एक, फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया गया, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इतना एट इतना डिग्री C एंड इतना एट इतना डिग्री C। व्हाट इज द एवरेज डेल एच फॉर द टेम्परेचर रेंज कंसीडर। क्या निकालना है, जो डेल एच क्या होगा, तो
ए में हमको डेल एच फाइंड करना है, जो क्या होगा। तो हम क्या समझे हैं, जो टेम्परेचर T1 बराबर 727 डिग्री C, और इसको केल्विन में बदल दीजिए तो 727 प्लस इतना 001, यानी क्या मिल गया हमको 1000 केल्विन। तो T2 इक्वल टू, अब डायरेक्ट कहते हैं जो इतना 927 डिग्री C, और जब भी डिग्री C को किस में बदलना हो, केल्विन में, तो 273 जोड़ दिया जाए तो टेम्परेचर जोड़ के कितना हो जाएगा 1200 केल्विन। अब हमको क्या मिला, यहाँ K1 का वैल्यू 0.63 और ये K2 का वैल्यू कितना 1.26। अब मिल गया, सवाल बन गया। log K2 by K1 डेल H 2.303 R 1 by T1 माइनस 1 by T2। ध्यान रखें जो T2 का वैल्यू ज्यादा होगा, और T2 का वैल्यू मतलब K2 का वैल्यू, तो आप लोगों को नीचे नोट करना है। हम डायरेक्ट बात करते हैं, log K2 का वैल्यू कितना हो गया 1.26, K1 का वैल्यू 0.63, डेल H निकालना है 2.303, R का वैल्यू देखिए तो दिया हुआ है इसमें, R का वैल्यू यहाँ पे है 2 कैलोरी पर मोल, तो हम क्या रख देंगे यहाँ पे 2 रख देंगे, और क्या है 1 by T1, तो 1 by T1 का वैल्यू कितना ले लें 1000 माइनस 1 by 1200। अब आप डेल एच उम्मीद है जो सॉल्व कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हम आपको आंसर लिख देते हैं। डेल एच का आंसर कितना होगा, तो डेल एच इक्वल टू, अब इतना आप लोग को सॉल्व कर लेना है 8.29 किलो कैलोरी पर मोल पर केल्विन, किलो कैलोरी पर मोल, सॉरी यहाँ पे इतना। अब आपको पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद सेकंड के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं जो क्या होगा। तो चलें अब बी में बात करें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केसी एट इतना, कहा जा रहा है केसी का वैल्यू निकालिए एट इतना डिग्री सी पर। एज्यूम डेल एच इज कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट मतलब जितना हम लोग इसमें निकाले उसी वैल्यू को लेना है। तो डेल एच ये केसी इतना पर निकालना है, इसका मतलब आपको इनिशियल टेम्परेचर कौन सा लीजिएगा, ये। तो हम कहेंगे T बराबर फिर हो जाएगा 1000 केल्विन, और K1 बराबर हो जाएगा 0.63, T2 बराबर कितना 1227 डिग्री C। फिर आपको इसको किस में बदल देना होगा, केल्विन में बदल देना होगा, और जब केल्विन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1500 केल्विन, और K2 इक्वल टू वाट, यही कहा जा रहा है जो इतना पर केसी बताइए जो क्या होगा। तो फार्मूला तो सेम रहेगा, जो log K2 यानी फाइनल टेम्परेचर भी हो गया हायर टेम्परेचर, K2 0 पॉइंट कितना 63
डेल एच के जगह पे अभी इससे पहले वाला में देख लीजिए कितना समझाए थे, तो 8.29, लेकिन 8.29 किलो कैलोरी पर मोल था, इसीलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइडेड बाय 2.303, आर का वैल्यू उतना ही लेंगे 2, अब 1/T1, T1 मतलब लोअर टेम्परेचर, तो कितना 1000, अब माइनस हायर टेम्परेचर इतना। अब क्या K2 का वैल्यू निकल जाएगा? अब सॉल्व करना, क्योंकि इससे पहले लॉग का भी कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं। यदि जिसको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना है, हमको डायरेक्ट कॉल करके बात कर लेंगे आपसे, जैसे ऐसे कहेंगे। हाँ, इस पर ध्यान दें, यानी ये यदि प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लें, डायरेक्ट हम यहाँ से क्या करेंगे आपको समझा देंगे, जो ऐसे ऐसे कीजिए बन जाएगा सवाल। तो जब हम लोग K2 को सॉल्व करेंगे तो K2 इक्वल टू आफ्टर सॉल्यूशन K2 इक्वल टू 2.52। अब इसके कोई यूनिट नहीं होगा, जरा देखिए यूनिट कैसे नहीं होगा। तो इधर का मोल, लेफ्ट साइड का मोल और राइट साइड का मोल दोनों ही मोल सेम हो, और यदि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों का मोल सेम हो तो वे क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा, इसीलिए कोई यूनिट नहीं होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अभी हम बात कर रहे हैं ली चैटेरियस प्रिंसिपल, कल भी बात करेंगे ली चैटेरियस प्रिंसिपल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, चाहे 11th के लिए हो या 12th के लिए हो या जेईई में नीट के लिए हो। बस आज के लिए इतना ही।